नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने लेखक की खोई हुई पेंसिल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। ऑडियो नंबर 7 में हम किताब का 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संगीत का सौंदर्य। मेरे पिता पेशे से एक डॉक्टर और संगीतकार दोनों थे। वो विभिन्न प्रकार के वाद्य भी बजाते थे और गायक भी थे। उनकी अपनी एक संगीत मंडली थी जो अभ्यास के लिए हमारे घर आया करती थी, और उनके अभ्यास का वो समय मेरे लिए बहुत आनंददायी होता था। संगीत मुझे ऐसी स्वतंत्रता देता था जहाँ मैं असीम कल्पनाओं में खो जाता था। जब संगीत मंडली लोक संगीत का अभ्यास करती, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और मुझे दिखाई पड़ने लगता सूर्यास्त की अद्भुत चमक, तीव्रता के साथ बहती हुई नदियाँ, परियों का नृत्य, तारों का पुल, असीमित आसमान की तरफ दौड़ता हुआ बहुत सुंदर घोड़ा। संगीत मेरे लिए जैसे कोई नशा था। एक दिन की बात है जो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है। जब संगीत मंडली ने एक लोक संगीत बजाया, मेरी आंखें बंद होने लगी और मैंने देखा कि मैं एक सुंदर पुरुष हूँ जो घायल अवस्था में एक नदी के पास पड़ा हुआ है। एक सुंदर लड़की मेरे घावों को साफ कर रही है। दूर कहीं कोई चरवाहा बांसुरी बजा रहा था और मैं मर रहा था। यह सब कुछ मुझे सत्य लग रहा था। मैंने यह अनुभव गुप्त रखा और इसके बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन उस दिन से भौतिक अस्तित्व के प्रति मेरी धारणा बदल गई। मैं जान गया था कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि शरीर से भिन्न हूँ और इस शरीर की अपनी सीमाएं हैं। मैंने यह भी एहसास किया कि मनुष्य एक ही पहचान रखते हुए बहुत सारे किरदार निभा सकता है। मैंने जाना कि जीवन और उसकी सभी घटनाएं क्षणिक हैं और उनका उतना ही महत्व है जितना किसी नाटक में निभाने वाले चरित्र का। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता, लेकिन उसी तरह जैसे बड़े बुजुर्ग बच्चों के साथ खेलते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करता कि मैं गंभीरता से खेल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं दूसरे ही आयाम पर जी रहा था, जिसकी रुचि और समस्याएं एक अलग स्तर की हैं। इन परिस्थितियों ने मेरे अंदर एक शून्यता का सृजन कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा असली घर कौन सा है। मुझे एक ऐसे दल की जरूरत थी जहां मुझे लगता कि ये मेरे जैसे लोग हैं जिनसे मैं खुलकर बातचीत कर सकता हूँ। इन हालातों में मैंने अपने को दूसरे बच्चों से अलग कर लिया, लेकिन मैं प्रकृति के करीब आ गया। और इसी समय कुछ कारणवश मेरे पिता ने मुझे सप्ताह में एक बार पहाड़ों और जंगलों में ले जाना शुरू कर दिया। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशगवार दिन थे, जिसके लिए मैं अपने पिता का हमेशा आभारी रहूंगा। मैं अभी भी महसूस करता हूँ उनके मजबूत हाथ मेरे नन्हे हाथों को पकड़े हुए। उनके साथ समय बिताने का आनंद, जंगलों, झीलों और नदियों को पार करते हुए एक साथ चलना और पहाड़ों पर चढ़ना। साथ समय बिताते हुए वो मुझसे जरा भी बातें नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे अंदर कुछ दूसरी ही तरंगें गुजर रही हैं, और मैं पूरे दिन मौन में रहते हुए प्रकृति के सानिध्य में आनंदित होता। मेरे पिता की उपस्थिति मुझे अपनी ही आत्मा का विस्तार लगती। वह मुझे इतनी अच्छी तरह से समझते थे कि मुझे उनका अस्तित्व मेरे से अलग नहीं, बल्कि मेरी ही आत्मा का एक और रूप लगता। मैं जानता था कि उनका मेरे प्रति गहरा लगाव है, शायद इस वजह से भी कि उन्होंने अपने माता पिता और संबंधियों को उस भयानक हत्याकांड में खो दिया था। मेरे पिता का ईश्वर पर अगाध विश्वास था, और यह विश्वास उनकी हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने में प्रदर्शित होता था। उन्हें गहरा विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी घटित नहीं होता, और ईश्वर ही प्रेम है।
मेरी माँ कभी कभी उनसे हंसकर कहती, आपका ईश्वर हमेशा अच्छा है, वह इतना अच्छा है तभी तो उसने मासूम बच्चों को, उन स्त्री पुरुषों को उस हत्याकांड में मरने दिया। हमारे सभी प्रियजन मारे गए और उसके बावजूद आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर प्रेम है, एक सही सृजनकर्ता। मेरे पिता इसका कोई जवाब नहीं देते और सिर्फ मुस्कुरा देते। मैं भी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए व्याकुल था जो मेरी माँ ने उनसे किया था, लेकिन मेरी माँ ने जिस तरीके से प्रश्न उनके सामने रखा था वह मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं अपने पिता को कभी भी निराश और दुखी नहीं देखना चाहता था। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बार जब मैं उनके साथ अकेला था, उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ को अधिकार है कि वो इस तरह का प्रश्न मुझसे करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह अपना उत्तर स्वयं खोजे, क्योंकि मैं अगर उसे कुछ भी बताऊं जो उसके विश्वास के विपरीत है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेंगी। इसके लिए बेहतरीन जवाब यही है कि मैं सकारात्मक रहूं। मैंने उनसे पूछा, लेकिन डैडी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी भी सही है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, वह भी सही है, क्योंकि हमारे मापदंड अलग हैं और इसलिए परिणाम भी अलग है। मैं अपने परिवार में बहुत रुचि रखता था, अतः इसके बारे में जानने में भी उत्सुक था। कभी कभी मैं अपने पिता से अपने दादाजी और परदादाजी के बारे में पूछा करता। उन्होंने कहा, हमारा पारिवारिक नाम सराय दरिया की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई थी। हम आर्मेनियन राजा के महल के संरक्षक हुआ करते थे। सराय का मतलब है महल और दर का अर्थ है संरक्षक। इस तरह हम सरायदार परिवार हुए और जो हमसे युक्त था वह हुआ सराय दरिया। करीब 300 साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक साथ यह प्रण किया था और कसम खाई थी कि वे हमेशा पारिवारिक नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद परिवार के 2 सदस्यों ने अपनी शाखाओं को नया नाम देने की कोशिश की, जिनमें थे गजारियंस और मिनासियंस। ये 2 शाखाएं मुख्य परिवार से अलग हो गई थी और इन्होंने भयंकर दुख झेले और इनके परिवार के कई पुरुष सदस्य मारे गए। ऐसा विश्वास है कि उन्हें इस त्रासदी का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने पारिवारिक कसम तोड़ी थी। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इनके परिवार के और भी सदस्यों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।